हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस मेंस पेपर 4 पार्ट 1 जो कि साइंस है। वो हमारा सीरीज़ चल रहा था जिसमें आज हमको चैप्टर 8 करना है। चैप्टर 1 to 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साइंस के सभी नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमको देखना है वो है चैप्टर 8, है ना, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश जो कि लाइट है वो उसमें तीन टाइप की घटनाएं होती हैं। एक तो है आपका परावर्तन, दूसरा होता है आपका अपवर्तन, ठीक है, और तीसरा होता है विवर्तन। क्या होता है? विवर्तन। इन तीन घटनाओं के बारे में प्रकाश के बारे में हमको पढ़ना होता है। परावर्तन में क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से या गोलीय सतह से, है ना, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो सतह है, जो समतल और गोलीय हो सकता है, ये क्या हो सकता है? दर्पण, है ना, जिसके एक तरफ पॉलिश किया जाता है तो दूसरे तरफ से वो प्रकाश के परावर्तन की घटना को करता है। दूसरा हमको पढ़ना है जो कि चैप्टर 8 है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, सामान्यतः वायु से, कह लीजिए कांच या फिर पानी, ये अलग अलग माध्यम है, ठीक है, वायु, कांच या पानी अलग अलग माध्यम है। तो अपवर्तन में कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सामान्यतः सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम, अब सघन माध्यम, विरल माध्यम किसको कहते हैं ये मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक बेसिक समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। देखो, पहले वाले में क्या हुआ था? टकरा कर वापिस आ गई थी उसी माध्यम में, तो इसको परावर्तन कहते थे। इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो थोड़ा सा अपने डायरेक्शन में चेंज कर देगी, ठीक। ये कौन सी घटना कहलाती है? अपवर्तन। और विवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधे आ रही है और सामने ऐसे कुछ नोकीली चीज़ रखी हो, है ना, जिसका ये सामने पॉइंट हो, तो वो क्या होता है? अपने ऐसे फैल जाता है, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन तो हमको क्लास 10th साइंस में नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th या क्लास 12th में शायद है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो एक 3 बेसिक घटनाओं को मैं बता चुका हूँ जो प्रकाश के साथ घटित होती है। कौन कौन सा? पहला था आपका परावर्तन, ठीक है। दूसरा कौन सा था? आपका अपवर्तन। तथा जो तीसरी घटना है वो कौन सी होती है? विवर्तन, ठीक है। ये जो विवर्तन वाला पार्ट है ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है, समतल और गोलीय सतह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलो, प्रकाश द्वारा उत्पन्न प्रभावों को उसकी प्रकृति तथा उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण की प्रक्रिया को ही प्रकाश संबंधी मूल तथ्य कहते हैं। प्रकाश के संचरण में यह माना जाता है कि समांगी, मतलब कि एक समान तथा समदैशिक माध्यम होने पर प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलती है, परंतु माध्यम बदलने से यह गति की दिशा किसी प्रकार परिवर्तित होती है और प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता इसका समझना आवश्यक है। क्लियर है? चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो उसकी तीव्रता का कुछ भाग उसी सतह पर अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग माध्यम को पृथक करने वाले सीमा से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है तथा शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर अपना मार्ग कुछ विचलित कर देती है या पथ में परिवर्तन ले आती है। देखिए, इसको समझिए क्या हो रहा है। जैसे कोई ये प्रकाश की किरण है, ठीक, ये कहाँ से जा रही है? वायु से, है ना, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वायु से मान के चलो कि ये कोई दूसरा है, यहाँ पर क्या है? ये पानी है ना। तो जब ये प्रकाश की किरण इस माध्यम से जाकर टकराएगी तो इसका जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, मतलब परावर्तन की घटना होगी। कुछ पार्ट को ये जो सतह है वो एब्जॉर्ब कर लेगा या अवशोषित कर लेगा, और एक तीसरा हिस्सा वो कुछ अपनी दिशा में ऐसे
परिवर्तन कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वायु के प्रकाश की किरण है, सबसे पहले उसका एक भाग क्या होगा, परावर्तित होगा, दूसरा भाग क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा, और तीसरा भाग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। ठीक, अपवर्तित हो जाएगा मतलब उसकी डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आ जाएगा या परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलें। अतः प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरणें एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब इसके पथ में परिवर्तन हो जाता है, गमन करने लगती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर है आपको? चलिए, अब माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा हो जाएगा, सघन माध्यम। ठीक, सघन माध्यम मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। डेंसिटी इसको ऐसे समझिए, जैसे ये कोई पात्र है, इस पात्र में कुछ ऐसे ये अणु दूर दूर में हैं, वहीं एक दूसरा पात्र है जिसमें अणु एकदम पास पास में रखे हुए हैं, इस तरीके से। ठीक, ये समझिए इसको। तो चूंकि ये हमको बहुत घना दिख रहा है, इसीलिए कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। और इसमें अणुओं की दूरी जो है, अणुओं के बीच की दूरी जो है वो दूर दूर है, इसलिए कौन से माध्यम हो जाएंगे, ये विरल माध्यम हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसको बेसिक तौर पे यही समझ के चलिए। ठीक, तो सघन माध्यम कौन होगा, जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत घना होगा। विरल माध्यम कौन होगा, जैसे कम घनत्व वाला है, जैसे क्या होता है वायु, वायु को घनत्व कम होता है। इसको समझिए आप, पेंट हो गया, शहद हो गया, या पानी लेके चलिए। ठीक, तो ये क्या कौन से हो जाएंगे, ये सघन माध्यम हो जाएंगे, ये विरल माध्यम हो जाएंगे। ठीक, निर्वात सर्वाधिक विरल माध्यम है, मतलब सबसे विरल जो माध्यम कौन सा होता है, निर्वात। निर्वात की मतलब क्या, स्पेस है ना, या फिर वैक्यूम बोलना चाहिए इसको, VACCUM, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, सबसे विरल माध्यम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग c बराबर 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड सर्वाधिक है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है, प्रकाश का वेग कम होता जाता है। अधिक सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की तुलना में कम हो जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका क्या मतलब है समझिए। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे परावर्तन में कि जैसे ये कोई सतह है ना, तो उसमें एक आपतित किरण होती थी, परावर्तित किरण होती थी, और एक अभिलंब होता था। वैसे ही यहाँ पर ये एक आपतित किरण हो गई। ठीक, ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये हो गया इस पर खींचा गया अभिलंब, जो कि सतह के लंबवत, यानी कि कितना डिग्री होगा, 90 डिग्रीज होगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, अगर मान लो कि ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है, मतलब अगर प्रकाश की किरण पानी, मान लेते हैं उदाहरण से, पानी से चल करके वायु में आ रही है या वायुमंडल में आ रही है, तो वो क्या होगा, ये अभिलंब है, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या हो जाएगी, इस ये जो अभिलंब वाली लाइन है इससे दूर हट जाएगी। मतलब अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरह से दूर हट जाएगी। लेकिन यहीं इसके विपरीत अगर प्रकाश की किरण है ना विरल माध्यम से, कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर है? यही चीज़ कहना चाह रहे हैं उसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। जैसे हमको परावर्तन में दो नियम पढ़े थे कि अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर होगा, और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये दो नियम पढ़े थे। चलिए वैसे ही नियम यहाँ पर भी हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये अपवर्तन और परावर्तन दोनों में सेम है। सेकंड क्या जाएगा, यदि एक वर्णी प्रकाश, किसी एक वर्णी प्रकाश का मतलब कि कोई प्रकाश की किरण जो एक कलर की है, जैसे एक लेज़र है, लेज़र से केवल लाल रंग की प्रकाश निकलती है,
ठीक, तो वैसे ही समझ के चलिए, किसी एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होते हैं, तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये कोई सतह है ना, यहाँ से एक ये आपतित किरण हुई, ये अपवर्तित हो गई, अपवर्तन, और ये हो गया आपका उस सतह पर अभिलंब, थोड़ा सा तिरछा है चलेगा। तो कभी भी आपतन कोण को नापेंगे हम लोग अभिलंब से, जो कि होता था I। अपवर्तन कोण को मान लेते हैं, फिर यहाँ फिलहाल क्या है, R है, ठीक, ये अभिलंब से नापेंगे, ये क्या है, अभिलंब। क्लियर है, ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण जिसकी दिशा में परिवर्तन हो गया है। तो क्या कह रहे हैं, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कौन सा है, कोण I है, तो ज्या का मतलब क्या होता है, साइन थीटा को ज्या बोलते थे, यहाँ थीटा की जगह में क्या हो जाएगा, साइन I, तो ये हो जाएगा साइन I, और अनुपात मतलब बटे में लेंगे, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन R, ये दोनों का जो अनुपात होता है इसको कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या, म्यू, जिसको इससे दर्शाया जाता है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक। यदि ये वायु से चलकर प्रकाश पानी में प्रवेश कर रही है तो म्यू कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ये वायु म्यू पानी, मतलब कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इस अनुपात को कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसको कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सापेक्ष अपवर्तनांक लिखने का अर्थ होता है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष माना जाता है। अपवर्तन के इस नियम को डच वैज्ञानिक विल्बोर्ड स्नेल ने के नाम पर स्नेल का नियम भी कहा जाता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अपवर्तनांक को n से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये समय के साथ आप उसको प्रदर्शित किसी से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चिन्ह परिपाटी में जो दिया गया वही आप चिन्ह लेके चलें। आप अपने हिसाब से कोई भी चिन्ह लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको नीचे में बताना होता है कि जैसे मान लो मैं ए के लेके चलता हूँ, तो यहाँ नीचे मेरे को बताना पड़ेगा कि जहाँ ए क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के साइन का रेशियो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दो भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। मतलब कि दो अलग अलग अगर माध्यम हैं तो जो लाइट है वो कभी सीधे सीधे नहीं जा सकती, ठीक। मतलब कि जैसे ये माध्यम है, अगर ये सीधे ऐसे जा रहा तिरछा, तो ऐसे तिरछा सीधे सीधे नहीं निकलेगा, वो कुछ ना कुछ अपवर्तित होगा ही होगा। अगर दोनों माध्यम के घनत्व में कोई अंतर हो तो। अब ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण है, अगर वो सीधे 90 डिग्री में आ रही है, मतलब कि अभिलंब की दिशा में, अभिलंब के समानांतर, अभिलंब के ऊपर, तो वो उसमें अपवर्तन परावर्तन जैसी कोई घटना नहीं होगी, वो रेखा सीधे सीधे अंदर चले जाएगी। कहने का मतलब देखो, अभिलंब की दिशा में आपतित किरण के लिए अगर I का मान 0 और R का मान 0 होगा, अर्थात अभिलंबवत आपतन में अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए उसी सरल रेखा में चलते रहती है। क्लियर है। चलिए अपवर्तनांक के प्रकार देखें तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का होगा जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर वायु में जा रही है, याद रहेगा ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, जब कोई वायु प्रकाश की किरण निर्वात से होकर के वायु में जा रही है, ठीक है, तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष कहते हैं। अब उसके बाद जब प्रकाश की किरण, ठीक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो निर्वात का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, वहाँ पर हवा भी नहीं है। जैसे हमारे स्पेस में निर्वात है, वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है बिल्कुल भी। तो अगर वहाँ से कोई प्रकाश किरण वायु में प्रवेश कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और सापेक्ष अपवर्तनांक कब होगा, जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम, मतलब दोनों के दोनों कंडीशन में माध्यम हैं, लेकिन पहले कंडीशन में माध्यम नहीं था, एक माध्यम नहीं है और एक बिना माध्यम से किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो वो क्या जाएगा, बिना माध्यम। इसको ऐसे याद रखो, जब बिना किसी माध्यम के किसी माध्यम में घुसे
तो निरपेक्ष है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वो क्या हो जाएगा, सापेक्ष है। ठीक है, यदि प्रकाश किरण जल से चलकर कांच में प्रवेश करती है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसा लिखा जाएगा, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जहाँ W वाटर है और G क्या है, ग्लास हो जाएगा। चलिए, अब अपवर्तनांक किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, माध्यम के जोड़ की प्रकृति पर, मतलब जो दो माध्यम है जहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं। अगर मान के चलो आपने कांच या प्लास्टिक दो माध्यम लिए हैं, कांच लिए हैं और एक प्लास्टिक लिए हैं, तो इन दोनों के बीच चिपकाने के लिए कुछ तो इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी प्रकृति कैसी है उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, माध्यम के भौतिक अवस्था पर। भौतिक अवस्था मतलब घनत्व। ठीक है, अब जैसे आप लोग लेंगे सॉलिड लेंगे तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है कठोर वस्तु का, द्रव लेंगे तो अपेक्षाकृत इसका घनत्व कम होता है, और गैसीय अवस्था या वायु अवस्था में हो तो उसका घनत्व क्या होता है, और कम हो जाता है। मतलब कि माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। पहला क्या हम लोग बोले कि दोनों माध्यम के जोड़ पर निर्भर करता है, दूसरा है कि घनत्व पर, किसके घनत्व पर, दोनों माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगा। तीसरा है प्रकाश के रंग की प्रकृति के लिए। ठीक, देखो इसमें हरा रंग के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, है ना, इसमें जो अगर अपवर्तनांक देखेंगे तो जो हरा रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सॉरी, इसमें दिया है बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। इसको ध्यान में लेके चलेंगे। कुछ और पदार्थ है, सॉरी ये हीरा लिखा है, मैं इसको हरा पढ़ रहा था। हीरा का अपवर्तनांक सबसे सर्वाधिक होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है, तो याद रखेंगे हीरे का सबसे अधिक होता है। चलिए, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि जैसे मान लो कि ये एक माध्यम ये हो गई, ये दूसरी माध्यम हो गई और ये तीसरी माध्यम हो गई। ठीक, ये था आपका वायु, ये है मान लो कांच, ये है मान लो कि क्या, जल। अब कोई प्रकाश किरण यहाँ से प्रवेश की, प्रवेश करने के बाद थोड़ी सी अपवर्तित हो गई, अपवर्तित होने के बाद थोड़ी और अपवर्तित हो गई। अब मान के चलो जल के अंदर एक हम दर्पण उसी दिशा में लगा के रखे हैं कि अगर इस दर्पण से 90 डिग्री में परावर्तन हो, किसमें हो, 90 डिग्री में परावर्तन, मतलब जिस कोण पर टकरा रहा है उसी कोण पर वापस चला जाए, परावर्तन हो जाए, तो एक चीज़ देखा जाता है कि वायु से कांच में प्रवेश करते समय जितना वो अपवर्तित हुआ था रेखा, मतलब जितना ये मुड़ा था, है ना, ये मान लो कि इसका अभिलंब है, ये मान लो कि इसका अभिलंब है ना। तो क्या कहते हैं कि जब वो प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही थी तो वो जितने डिग्री कोण अपवर्तित हुई थी, ठीक है, उसी के विपरीत जब ये कांच से वायु में जाएगी तो जितना उसका आपतन कोण था उतना ही उसका अपवर्तन कोण हो जाएगा। चलो इसको ऐसे समझो, ये चित्र हम देख रहे हैं, एक ये वायु से कांच में और कांच से जल में प्रवेश किया, जल में एक दर्पण लगा हुआ था, जब उसको परावर्तित किए तो वो जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में वापस चले जाती है बिना अपना पथ परिवर्तित किए। इसी को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक, में प्रकाश की एक किरण ए बी वायु से कांच में अपवर्तित हो रही है, अपवर्तित किरण बी बिंदु पर उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर, है ना, खींचे गए अभिलंब के पास आ जाती है। यही किरण कांच से निकलकर जब जल में प्रवेश करती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। जल में किरणों से लंब तल में दर्पण M रखा गया है, जिससे कि जल में चलने वाली किरण अपने ही मार्ग पर वापस चलने लगती है। यह किरण जल से कांच के तत्पश्चात कांच से वायु में भी उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिस मार्ग से इसने प्रवेश किया था। पानी से कांच में प्रवेश करने पर कांच में किरण अभिलंब के निकट आ जाती है। इसी प्रकार कांच से वायु में जाने पर किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चलने के मार्ग में यदि किसी बिंदु पर उसकी दिशा पलट दी जाए तब भी उसके चलने का मार्ग उत्क्रमणीय व्यवहार या रिवर्सिबल बिहेवियर शो करता है। जैसे ये जो पॉइंट है इतना मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक, यदि उदाहरण के लिए लेके चल रहे हैं, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है
तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक उसके जस्ट उल्टा होगा। यही है कौन सा आपका उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए अब ये विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन, इसको आप रीडिंग लगा लेंगे, नोट्स में दिया हुआ है कि विभिन्न माध्यमों में अगर आप अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमेशा इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, ये आपको और डिटेल में नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, है ना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो उससे क्या आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है जी, तो सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए, कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपको पढ़ना नहीं है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में कोई प्रयोग नहीं करना है, फिर भी एक रीडिंग लगा के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमको देखना है वास्तविक और आभासी गहराई। ठीक, माना सघन माध्यम पानी में या कांच में AP बराबर H गहराई पर कोई बिंदु है जहाँ से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है और अभिलंब से दूर हटकर अपसरित हो जाती है, जो पीछे बिंदु P से आती हुई प्रतीत होती है। अतः P प्रतिबिंब P1 पर बनता है, अतः इसकी आभासी गहराई AP डैश बराबर H वास्तविक गहराई से कम होती है। देखो, ये अपवर्तन की घटना का उदाहरण के रूप में ले सकते हैं इसको, कि जब कोई कांच के बर्तन है जिसमें अगर कोई सिक्का को गिरा दिया जाए, तो सिक्का हालांकि यहाँ गिरा होगा लेकिन वो दिखाई कैसे देता है, कुछ ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो जो वस्तु की जो गहराई है उसको अगर हम लोग कैपिटल H लेके चलें और प्रतिबिंब की गहराई को स्मॉल h लेके चलें, तो ये हमेशा जो स्मॉल h या प्रतिबिंब की जो गहराई है वो वस्तु की गहराई से हमेशा कम होता है। तो एक तरीके से अपवर्तन को इस तरह से भी बताया जा सकता है कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्लियर है? अब अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि तारों का जो टिमटिमाना है वो क्यों होता है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि सब विभिन्न घनत्व के माध्यम से घनत्व माध्यमों के परतों से ये होकर जब आता है तो अब निरंतर अपवर्तित होते रहता है। लेकिन क्या है, कभी हवा चल रही है, कभी कुछ चल रही है आकाश में, है ना, तो कभी माध्यम सघन कभी माध्यम विरल होते रहता है। इसीलिए तारे कभी कम चमकते हुए दिखाई देते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अपवर्तन की घटना एक बार नहीं कंटिन्यू होते रहती है और कंटिन्यू माध्यम उसके बदलते रहते हैं, इसलिए तारे कंटिन्यू हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। दूसरा एक उदाहरण होगा क्या, जो अभी सिक्का वाला हम किए थे कि पानी में अगर कोई जो छड़ डूबा हुआ है तो वो हल्का सा क्या दिखता है, हमको मुड़ा हुआ ही दिखाई देता है। क्लियर है? ये सिक्के वाला एग्जाम्पल तो हम लोग फिलहाल अभी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्वच्छ जल के तालाब में तालाब की गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, ये भी एक क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हमको आगे जो देखना है क्या है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए देखिए, क्रांतिक कोण किसको कहते हैं भाई, जैसे ये कोई एक माध्यम है, ये उस पर खींचा गया अभिलंब है, यहाँ से एक किरण आपतित हो रही है और वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। ये कौन सा हो गया, आपतित किरण, ये हो जाएगा कोण I, है ना, और ये क्या है आपका अभिलंब। ये मान लो कि ये वायु है पहला माध्यम और दूसरा माध्यम जल है। सॉरी, वायु नहीं, इसको हमेशा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना होता है। तो ये हो जाएगा मान लो जल है और ये क्या हो जाएगा, वायु। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आ रहा है आपको। चलिए, क्या होता है कि पूर्ण क्रांतिक कोण क्या कहलाएगा कि किसी आपतित किरण के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए कि ये जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित ना होकर के सतह के छूते हुए इस दिशा में निकल जाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसमें अपवर्तन की घटना होना बंद हो जाता है और प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बजाय कहाँ से निकल जाती है, इसके जो सतह है, जो दोनों माध्यम के बीच का जो संपर्क है, ठीक है, उसमें से होकर क्या हो जाता है, निकलने लगती है। उसी में से चिपक कैसे प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, मतलब अपवर्तन की घटना होना बंद हो जाती है। तो इसी आपतन कोण के मान को जिस मान के लिए ये क्या रहा, अपवर्तन की घटना हो रही है, इस प्रकार के,
तो उस मान को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए इधर देखिए, है ना, क्रांतिक कोण क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में, याद रखेंगे क्रांतिक कोण के लिए हमेशा प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना चाहिए। विरल से सघन में ये घटना नहीं घटेगी, ठीक है। प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से अधिक हो जाती है। स्नेल के नियम से ये था, जैसे जैसे आपतन कोण I का मान बढ़ाते हैं उसी प्रकार अपवर्तन कोण R का भी मान बढ़ता जाता है, किंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि R का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है। यही मैं बताया आपको कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों की स्पर्श सतह से होकर स्पर्श करती हुई चली जाती है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अतः क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाता है। इसको IC से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, ये आपतन कोण I दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से इसके ऐसे छूते हुए सीधे निकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो आपतन कोण है जिसको हम लोग I कह रहे थे, वो अब क्या कहलाएगी, IC, क्रांतिक कोण। क्लियर है। अब उसी के साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी समझते चलें, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी वही होगा, सेम टू सेम, कि एक सघन माध्यम है, दूसरी तरफ विरल माध्यम है ना। तो उसके लिए सिचुएशन क्या होगा, ये उस पर खींचा गया अभिलंब है, तो ये जो आपतन कोण है वो सीधे परावर्तित हो जाएगी, मतलब परावर्तन की घटना होने लगती है। तो सेम टू सेम क्या जाएगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे चलेंगे तो अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। यदि सघन माध्यम को D तथा विरल माध्यम को R, डेंसिटी डेंस और रेयर को R से प्रदर्शित किया जाए, तो क्रांतिक कोण की स्थिति में आपतन कोण IC तथा अपवर्तन कोण 90 अंश होगा। तब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से कहेगा D म्यू R बराबर साइन IC अपॉन 90 डिग्री। साइन में साइन 91 होता है, तो क्या जाएगा, D म्यू R मतलब साइन IC। उत्क्रमणता के सिद्धांत से ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अतः पानी या एवं वायु के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, इतना होता है। इसी प्रकार कांच तथा वायु के लिए यह मान कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। देखो, एक तो सघन एवं विरल माध्यम के जोड़ पर, जैसे अपवर्तन में हुआ था कि दोनों माध्यम को हम किससे जोड़ें उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करता है प्रकाश के रंग पर, चूँकि बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा और लाल के लिए सबसे कम अपवर्तन होता है। दूसरा हो जाएगा क्या, ताप बढ़ने पर। आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो अपवर्तन चूँकि लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, इसीलिए स्टॉप का जो साइन बनाया जाता है ना सिग्नल में, उसको मैक्सिमम केसेस में लाल रंग, मतलब मैक्सिमम क्या, हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि उसमें अपवर्तन के पश्चात विचलन की, इस तरह से विचलन की घटना बहुत कम होती है। लाल रंग सामान्यतः सीधे ट्रैवल करता है, ठीक है, इसलिए उसको बनाया जाता है। तो अपवर्तन का एक ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। याद रखेंगे हमेशा सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में प्रवेश करेगा। किसके लिए, एक आपका क्रांतिक कोण के लिए, और दूसरा हो जाएगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ठीक है। हमेशा जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करेगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए शर्तें यहाँ पे लिखी हुई है। चलो इसको देखते हैं। प्रवेश करते हैं तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में ही परावर्तित जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कि सामान्य अपवर्तन के लिए अगर I है तो इससे बड़ा हो जाएगा क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण से बड़ा क्या हो जाएगा, मतलब I का वह मान जिसके लिए क्या हो रही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। अब इसके लिए शर्तें क्या हैं, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण से मान से सदैव अधिक होना चाहिए। तो ये चीज़ को स्टेटमेंट बना लेंगे।
कि ये सामान्य अपवर्तन कोण है, इससे अधिक होगा क्रांतिक कोण, और इससे अधिक कौन सा होगा पूर्ण आंतरिक, इसको हम लोग आईपी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण को अगर देखें तो पानी से भरे बीकर में एक खाली परख नली को तिरछा डुबा करके ऊपर से देखने पर उसका ऊपरी भाग इस प्रकार चमकदार दिखाई देता है जैसे कलई कर दी गई हो, मतलब दर्पण के अनुसार जैसा दिखने लग जाता है, ठीक है। धातु के गेंद पर कागज पोत कर, है ना, उसे पानी में लटकाने पर वह चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है ना। तो ऐसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे जल का जो बुलबुला अंदर से आता है तो चमकता हुआ आता है, हीरे का जो चमकना है वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक मृग तृष्णा या मरीचिका, आप देखेंगे अक्सर गर्मी के मौसम में रोड के ऊपर ऐसा हवा ऐसा लहराता हुआ दिखता है ना, तो वो किस वजह से होता है ऐसा, मृग तृष्णा या मरीचिका, या फिर क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है, तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, है ना। ये पूरा इसको डिस्क्राइब करके इसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी इसमें समझाया गया है, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अन्य उपयोग कौन कौन से हैं, परावर्तक प्रिज्म, ठीक। तो इसको क्या है डिटेल में आप देख लेंगे, इसको उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये ऑप्टिकल फाइबर में भी यही यूज़ होता है, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तो वो कैसे काम करता है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें उसके उपयोग भी दिए हुए हैं ऑप्टिकल फाइबर के। चलिए अगला जो टॉपिक हमको देखना है, अपवर्तन के पश्चात लेंस, या है ना, लेंस में से अपवर्तन कैसे होता है, लेंस चालू करना है हमको। चलिए, दो पारदर्शी तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जब लेंस के दोनों तल गोलीय हों तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। इस प्रकार एक तल या गोली होने पर भी गोलीय लेंस की रचना होती है। इन्हें दो समूहों में बांटा जाता है, कौन सा, उत्तल अभिसारी या कॉन्वेक्स लेंस। उभय उत्तल क्या होगा कि जिसमें दोनों तरफ से उन लोग उत्तल हैं। समतल उत्तल क्या होगा, एक तरफ फ्लैट है दूसरी तरफ उत्तल है। और अवतल उत्तल क्या होगा कि एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल। क्लियर है। उसी प्रकार अवतल लेंस में अगर लेके चलें तो दोनों तरफ अवतल है दिख रहा है, तो ये उभय उत्तल हो जाएगा। एक तरफ प्लेन है और दूसरी तरफ उत्तल है तो समतल उत्तल हो जाएगा, अवतल सॉरी। और दोनों तरफ से है तो इस तरफ हमको उभरा हुआ भाग है तो उत्तल, इस तरफ अंदर वाला भाग है तो अवतल, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। देखो इसको ये अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल को, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा, अपसारी या कॉनकेव, कॉनकेव तो यहाँ पे दिया हुआ है, अपसारी नहीं दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो लेंस, जैसे हम लोग वहाँ पे दर्पण में कुछ बेसिक्स पढ़े थे कि दर्पण कैसे काम करता है, किस तरीके से परिभाषाओं को देखना है, तो इसी में भी हमको क्या पढ़ेंगे ना, लेंस के बारे में कुछ परिभाषाओं को हमको देखते चलना है। सबसे पहले मुख्य अक्ष क्या होता था, तो लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण में क्या था, इस तरीके से मुख्य अक्ष था, ये वाला पार्ट, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये क्या जाएगा, मुख्य अक्ष था, और ये दर्पण था, है ना भाई। उसी प्रकार प्रकाश केंद्र जो सेंटर पॉइंट हो, जहाँ पे दो लेंस दोनों मिलते हैं, दोनों लेंस का देखो मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश गुजरती है, तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है अथवा बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। क्या मतलब है, जैसे ये कोई हमारा एक लेंस है, क्लियर है, ये इस तरीके से इसका मिडिल पॉइंट है, ये इसका मुख्य पक्ष है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई, ठीक, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आई, ये कुछ इस तरीके से अपवर्तित हो गई, है ना, ये अपवर्तित हो गई, अपवर्तन के पश्चात ये फिर कुछ होगी, तो ये कैसा लाइन बनेगा, है ना। अब हम लोग इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएं इस तरीके से, और इसको भी इस तरीके से, सॉरी ऐसे इस तरीके से अगर इसको बढ़ाते चलें, सॉरी यार, ये हमारा ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये आपतित किरण है, और ये हम लोग जो अपवर्तित किरण उसको भी बढ़ा लें, तो आपतित किरण ये वाली लाइन और अपवर्तित किरण ये वाली लाइन दोनों क्या हो जाएगी, सर्वथा समानांतर होगी। चलिए प्रथम फोकस या फोकस दूरी, प्रथम फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसको F1, है ना, जिसे फैलाकर चल, देखो हम लोग दर्पण में जो पढ़े थे क्या था, कोई रेखा अगर समानांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती है,
फोकस से, तो ये हो जाएगा इसका F1, क्योंकि सेम टू सेम घटना यहाँ भी हो रही है। फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, हो रही है। तो ये दर्पण और लेंस के जो परिभाषाएं हैं उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, एक फोकस अंदर एक तरफ में हो जाएगा, जैसे ये हमारा लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, तो एक फोकस यहाँ पर और दूसरा फोकस यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, है ना। अब चूंकि ये दर्पण को अगर आप देखें अगर ध्यान से, तो इसको दो अलग अलग ऐसे लेंस को मिल करके चिपका के बनाया जाता है, इसीलिए इस तरफ भी 2 फोकस मिलेंगे और इस तरफ भी हमको 2 फोकस मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगर, तो प्रतिबिंब रचना के नियम, ठीक, हम लोग को उसमें दर्पण भी हमने प्रतिबिंब रचना के कुछ नियम पढ़े थे, है ना, 4 नियम थे, इसमें भी चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। देखो अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ केंद्र जो दर्पण का जैसे ध्रुव था P, वहाँ से अगर गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दूसरे कंडीशन में क्या था, अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तीसरा नियम और दूसरा नियम एक दूसरे के पूर्ववर्ती हैं, विपरीत है बोलना चाहिए, कि प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाएगी, ठीक। तो ये 3 नियम हैं जिसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। नोट्स में आपको सारा डिटेल लिखा हुआ है, वो आप उसको अच्छे से डिटेल में और देख सकते हैं। जो टू द पॉइंट है, मैं टू द पॉइंट बातें करते हम लोग चलते हैं। चलिए अब अवतल लेंस, देखो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या देखे थे कि इस तरीके से चतुर्थांश के बारे में बताया था आपको पिछले क्लास में, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। तो जैसे मान लो कि ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है, और ये x डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y डैश। तो हमेशा x और y में जो भी दूरियां या ऊंचाई नापी जाएंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी, धनात्मक। उसी प्रकार x डैश और y डैश में क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। मतलब अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आती है तो वो प्लस, और यहाँ पर कोई वैल्यू आती है तो माइनस। मतलब मुख्य अक्ष में इस ओर हो जाएगा क्या, माइनस, और मुख्य अक्ष में इस तरफ हो जाएगा प्लस। मतलब कि अगर प्रथम फोकस F1 को हम लोग यहाँ मानते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा ऋणात्मक रहेगी, और अगर द्वितीय फोकस को इस पार मानते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, अगर नहीं समझ में आए तो उस चीज़ को आप प्रीफर कर सकते हैं। अब देखो उत्तल लेंस के बाद में अवतल लेंस के लिए भी आपका कहना चाहिए कि जो प्रतिबिंब रचना के नियम है सेम टू सेम उसी प्रकार होंगे कि, है ना। चलिए आगे देखें, ठीक, ये कुछ अलग अलग सिचुएशन दिए हुए हैं जिसको हम लोग दर्पण में काफ़ी डिटेल्स में पढ़े थे, है ना। तो ये उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है इसको सीधा एक बॉक्स में ख़त्म कर दिए हैं। दर्पण में हम एक बार पढ़ चुके हैं तो उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कंडीशंस आपको देखने पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो पिछला वीडियो था उसको प्रीफर कीजिए, जिसमें दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 6 अलग अलग नियम मैंने बताए थे। 6 नियम उत्तल लेंस के लिए और 2 नियम थे अवतल लेंस के लिए, है ना। तो उसको एक बार यहाँ पे रिकॉल करके देखते हैं कि अगर फोकस, ठीक है, तो रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको टू द पॉइंट वहाँ पर से जा करके आप उसको दे सकते हैं। बार बार उसको समझाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब लेंसों की पहचान किस तरीके से की जाती है, तो सबसे पहले प्रतिबिंब को देखकर हम पिछले क्लास में देखे थे कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बन रहा है, अगर वास्तविक बन रहा है, ठीक है, हमेशा उल्टा बन रहा है, और है ना, वास्तविक और उल्टा हो रहा है तो वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और अगर आभासी और सीधा दिखाई दे तो वो कौन सा लेंस होता था, अवतल लेंस होता था। उसी प्रकार से हम यहाँ भी देखते चलेंगे, प्रतिबिंब को क्या देखेंगे, लेंस को पुस्तक के पन्ने पर रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, है ना। अब अगर अक्षर बड़े तो होंगे तो वह उत्तल लेंस है, और यदि अक्षर छोटे हो रहे हैं तो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो अवतल लेंस हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, लेंस से दूर की वस्तु को देखेंगे तो अगर वो उल्टा दिखाई देता है तो उत्तल लेंस है, और अगर सीधा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो अवतल लेंस। मतलब सेम टू सेम दर्पण के लिए जैसा हम लोग इस्तेमाल किए थे वो भी यहाँ ही होगा। तीसरा तरीका जो तीसरा तरीका है क्या, छू कर देखने से। अगर बीच से मोटा है तो उभय उत्तल लेंस है, अगर बीच में पतला है तो कौन सा हो जाएगा, वो अवतल लेंस होगा। क्लियर है। चलिए लेंस के प्रयोग देखेंगे तो प्रकाशीय यंत्रों में जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफी कैमरा, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। चश्मों में इस्तेमाल होता है,
जो दूरबीन के लिए है ना, दूरबीन जैसे कोई चीज़ को घड़ी वड़ी बनाने वाले लोग हैं, है ना, उन लोग भी क्या चाहिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये लेंस सूत्र दर्पण सूत्र के समान है, ये हम लोग पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। देखिए अपवर्तनांक और परावर्तन, अपवर्तन और जो परावर्तन है दोनों लगभग एक जैसी घटनाएं हैं। इन दोनों में बहुत सारे चीज़ एक जैसे होंगे, तो मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीटिशन के चक्कर में उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ों में इसका आपको डाउट होगा, जिसको मैं ऐसा कहता हूँ कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको आप एक बार पिछले वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको डाउट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नोट्स में भी सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। ठीक है, चलिए लेंस सूत्र भी दर्पण सूत्र के समान ही होगा, रेखीय आवर्धन भी वही होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। चलिए ये यहाँ तक का काम खत्म हो गया है। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, प्रकाशीय यंत्र के बारे में। क्लियर है? जिसमें हमको एक मानव नेत्र के बारे में, उससे संबंधित जितनी भी दृष्टि दोष है उन सभी को हमको देख के चलना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब हमको देखना है ना। इसके बाद हमको आगे चल गया फोटोग्राफी कैमरा, इसको देखना है फोटोग्राफी कैमरा कैसे काम करता है, किस क्रियाविधि द्वारा वो चलती है ना। इसके बाद हमको एक सूक्ष्मदर्शी, है ना, कितने हो गए, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी के बाद में आपको एक दूरदर्शी टेलीस्कोप, ये 4 हो गए। ठीक, तो 4 प्रकाशीय यंत्रों के बारे में हमको देखना है ना। ठीक है, चलिए अब इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकाशीय यंत्र है वो कौन सा हो जाएगा, मानव नेत्र। ठीक, ये एक प्राकृतिक प्रकार का जो कहना चाहिए कि प्रकाशीय यंत्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है हमको, प्रकाशीय यंत्र मानव नेत्र।